टर्फ ओडेटा की स्थापना वर्ष 1972 की गर्मियों में, जब बिल गेट्स 12वीं में प्रवेश कर रहा था और पॉल एलन भी छुट्टियां बिताने के लिए महाविद्यालय से घर आ गया था, तो दोनों ने एक साझा कंपनी टर्फ ओडेटा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य सड़क ट्रांसपोर्ट की गिनती करने वाली मशीनों से प्राप्त कच्चे आंकड़ों को पढ़ना और ट्रांसपोर्ट अभियंताओं यानी ट्रैफिक इंजीनियर्स के लिए रिपोर्ट तैयार करना था। वैसे तो इस कंपनी ने लगभग $20,000 की आय अर्जित की थी, लेकिन ये अनुभव कुछ वर्षों बाद माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। वास्तव में उस समय अमेरिका में राज्य और स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन वाई-वीव सड़क नली यानी न्यूमेटिक रोड ट्यूब तकनीक पर आधारित ट्रैफिक काउंटर यानी ट्रांसपोर्ट की गिनती करने वाली मशीन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट सर्वे करता था। रबर की नलियों को सड़क भर में फैला दिया जाता था और गुजर रहे वाहन नलियों की हवा में कंपन पैदा करते थे, जो सड़क के किनारे पर लगी मशीन पर उल्लेख होते रहते थे। वर्ष 1970 में उन गिनतियों को पेपर टेप पर यांत्रिक तरीके से अंकित किया जाता था। शहर का स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्रांसपोर्ट आंकड़ों को रिपोर्ट में बदलने के लिए निजी कंपनियों को नियुक्त करता था और ट्रैफिक अभियंता ट्रैफिक लाइट को समायोजित करने या सड़कों को अधिक अच्छा बनाने के लिए इन रिपोर्ट्स का उपयोग करते थे। गेट्स और एलन ने सोचा कि वे अन्य स्थानीय कंपनियों की तुलना में इन ट्रांसपोर्ट आंकड़ों से अधिक सस्ते में और शीघ्रता से रिपोर्ट्स तैयार कर सकते थे। उन्होंने पेपर टेप में छेद नमूनों को पढ़ने और कंप्यूटर कार्ड पर अंकित कर प्रतिलिपि तैयार करने के लिए सहपाठियों को नियुक्त किया और फिर वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर का उपयोग कर ट्रैफिक फ्लो चार्ट तैयार किया। यह टर्फ ओडेटा का आरंभ था। फिर कंपनी ने ऐसे उपकरण का निर्माण करने की योजना बनाई जो ट्रांसपोर्ट पेपर टेप को सीधे पढ़ सके और हाथ से किए जाने वाले कार्य की थकाऊ प्रोसेस को समाप्त कर सके। इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर की आवश्यकता थी। इस बीच अप्रैल 1972 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर प्रस्तुत किया था, जो 16 किलोबाइट मेमोरी का उत्तर दे पाने में सक्षम था। लेकिन गेट्स और एलन दोनों में से किसी को भी धातु सामग्री यानी हार्डवेयर का अनुभव नहीं था और वे उस उपकरण को विकसित करने में सक्षम नहीं थे। लिहाजा वे लाचार हो रहे थे। उस समय सिएटल में कंप्यूटर समुदाय अपेक्षाकृत छोटा था। अब वे ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे थे जो एक कंप्यूटर पत्रिका में छपे रेखा चित्र के आधार पर पुर्जों को जोड़कर जो उनके लिए निशुल्क कंप्यूटर बना दे। उन्होंने इसके लिए वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में ही विद्युत अभियांत्रिकी यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र पॉल गिलबर्ट से संपर्क किया और उसके समक्ष टर्फ और डेटा में हिस्सेदार बनने का प्रस्ताव रखा। फिर गिलबर्ट ने विद्युत घटकों यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के टुकड़ों को जोड़कर कंप्यूटर बनाना और गेट्स और एलन ने उसके लिए प्रोसेस सामग्री यानी सॉफ्टवेयर लिखना आरंभ किया था। इसके लिए भी पॉल एलन के पिता ने उनकी सहायता की थी और उन लोगों ने विश्वविद्यालय के कंप्यूटर IBM 360 पर इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का अनुकरण करने वाला प्रोसेस सामान लिखना और फिर अपने निर्माणाधीन कंप्यूटर पर उसका परीक्षण करना आरंभ किया था। इस बीच गेट्स और एलन को इलेक्ट्रिक फ्रेमवर्क कंट्रोल सिस्टम यानी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कंट्रोल सिस्टम का सामान प्रोसेस को दोष से मुक्त रखने का काम मिला था। ये उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फ्रेमवर्क को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की परियोजना थी। सरकारी अभिकरण बोनविले पावर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए रक्षा ठेकेदार कंपनी TRW इनकॉर्पोरेशन के साथ अनुबंध किया था। ये उच्च भरोसे का विशाल प्रोसेस सामान विकास कार्यक्रम था, लेकिन TRW को इसमें कठिनाइयां आ रही थीं और वो ऐसे कार्यक्रम निर्माता की खोज में थी जो इसे ठीक करने के साथ साथ इसका रखरखाव भी करता। सिएटल से करीब 180 किलोमीटर दूर पोर्टलैंड यानी ओरेगन प्रांत में बोनविले पावर एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय था, जहां TRW के लोग कार्यक्रम निर्माताओं की खोज कर रहे थे। तब किसी कार्यक्रम निर्माता से उन्हें गेट्स और एलन के बारे में पता चला था। इस काम के लिए गेट्स को विद्यालय से और एलन को विश्वविद्यालय से विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी। इस काम के लिए वर्ष 1973 की गर्मियों में दोनों करीब 4 महीने तक पोर्टलैंड से सटे वॉशिंगटन प्रांत के शहर वैंकूवर कोलंबिया नदी के उत्तरी छोर पर बसा यहाँ किराए के अपार्टमेंट में रहे थे। वास्तव में इस कार्य ने गेट्स और एलन के मन में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के विचार की शुरुआत हुई थी। इस काम के पूरा होने के साथ बिल गेट्स अपनी 12वीं और कॉलेज में रजिस्ट्रेशन की तैयारियों में जुट गया था। लेकसाइड प्रोग्रामर्स ग्रुप का एक साथी केंट इवांस पिछले वर्ष ही दुर्घटना का शिकार होकर
चल बसा था और एक अन्य साथी रिक वेइलैंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चला गया था। इस तरह सिएटल में गेट्स और एलन ही बचे थे। एलन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दूसरा वर्ष पूरा कर तीसरे में जाने वाला था। वर्ष 1973 की शरद ऋतु में बिल गेट्स भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय चला गया था। इस तरह व्यवहारिक तौर पर टर्फ और डेटा का काम पॉल एलन और पॉल गिलबर्ट के ऊपर आ गया था। लगभग 2 वर्षों के परिश्रम और $1500 की लागत पर गिलबर्ट ने मशीन का जो प्रारंभिक प्रारूप यानी कि प्रोटोटाइप तैयार किया था, उसका ग्राहक मिला था। वॉशिंगटन राज्य सरकार ने शहरों को निशुल्क ट्रैफिक प्रोसेसिंग सर्विस उपस्थित करा दी थी और निजी ठेकेदारों की आवश्यकता समाप्त हो गई थी। बाद में इस मशीन को दक्षिण अमेरिकी राज्यों में भी बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। इस बीच बिल गेट्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रहकर पॉल एलन और पॉल गिलबर्ट की मदद कर रहा था, लेकिन हार्वर्ड में रहते हुए गेट्स को एलन की दूरी खटक रही थी। सिएटल और हार्वर्ड की दूरी करीब 5000 किलोमीटर की है। ऐसे में दोनों की भेंट तभी हो पाती थी जब गेट्स छुट्टियों में घर आता था, लेकिन उन्हें अधिक दिनों तक दूर नहीं रहना पड़ा था, क्योंकि एलन ने वर्ष 1974 की गर्मियों में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और बिल के पास रहने के लिए बोस्टन के पास हनीबेल इंटरनेशनल के कंप्यूटर विभाग में कार्यक्रम निर्माता यानी प्रोग्रामर की नौकरी शुरू कर ली थी। इसमें अधिक समय नहीं लगा था कि जब वर्ष 1975 के आरंभ में उन दोनों को हमेशा के लिए अपना जीवन बदल लेने का मौका मिल गया था और 4 अप्रैल को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हो गई थी। वर्ष 1974 से 1980 के बीच टर्फ और डेटा को लगभग $4000 का शुद्ध घाटा हुआ था और इस बीच माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होने के बाद उसका काम लगभग बंद ही हो गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय। बिल गेट्स ने महाविद्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए अमेरिका में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षा, स्कॉटलैंड असेसमेंट टेस्ट यानी SAT में 1600 में से 1590 अंक हासिल किए थे। उसके आवेदन को हार्वर्ड, येल और प्रिंसटन तीनों विश्वविद्यालयों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अपने गणित प्रेम के कारण उसने हार्वर्ड में कानून यानी कि लॉ के पाठ्यक्रम को चुना था। हार्वर्ड में बिल गेट्स अक्सर विज्ञान केंद्र में द एकेन लैब में ही जमा रहता था। ये प्रयोगशाला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 के आविष्कारक हार्वर्ड एकेन के नाम पर है और जहां गेट्स की सबसे प्रिय मशीन डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन यानी DEC की PDP-10 थी, वहां PDP-1 कंप्यूटर भी था जिस पर स्पेस वॉर गेम भी खेला जाता था। प्रथम वर्ष की कंप्यूटर परियोजना के अंतर्गत वीडियो बेसबॉल गेम के लिए गेट्स ने PDP-10 और PDP-1 को आपस में जोड़ा था। ऐसा करने के पीछे एक कारण ये भी था कि वो PDP-1 पर स्पेस वॉर गेम के लिए भी वही प्रदर्शन पटल उपयोग में लाया करता था। आश्चर्य तथ्य है कि बिल गेट्स अपने किसी भी पाठ्यक्रम के वर्ग में लेक्चर सुनने के लिए नहीं जाता था और इसके स्थान पर उन वर्गों में देखता जिनसे उसका कोई संबंध ना था। पहले वर्ष में तो उसने अपने वर्ग को लगभग अस्वीकार ही कर दिया था। वो ठीक उसी समय दूसरे वर्ग में जाया करता था जब उसका अपने विषय का वर्ग होता था। अपनी खीज उतारने के लिए वो जमकर पोकर खेला करता था। कुरियर हाउस के कॉमन रूम में ये खेल रात भर चलता था, जो पोकर रूम के रूप में भी जाना जाने लगा था। हर रात $1000 या उससे ज्यादा राशि की हार जीत होती थी। पोकर में भी बिल गेट्स का प्रिय था 7 कार्ड स्टड। वास्तव में गेट्स एक उन्मादी था। यदि वो किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता तो बस उससे चिपक ही जाता था। अर्थशास्त्र की कक्षा में गेट्स की मुलाकात स्टीव बाल्मर से हुई थी, जो वर्ष 1980 में माइक्रोसॉफ्ट के 30वें कर्मचारी और पहले व्यवसाय प्रबंधक यानी बिजनेस मैनेजर के रूप में नियुक्त हुआ था। वर्ष 1998 में प्रेसिडेंट और वर्ष 2001 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बना था। बाल्मर कुरियर हाउस में ही गेट्स से नीचे वाली मंजिल पर रहता था। वैसे तो बाल्मर ऊपरी तौर पर गेट्स से बहुत अलग था, लेकिन वो उधम मचाने वाला और झुंड में रहने वाला था। वो विश्वविद्यालय के सर्वाधिक सक्रिय छात्रों में से था, जो हर संगठन में शामिल होने या नेतृत्व करने के लिए उतावला रहा करता था। वो अंडर ग्रेजुएट्स के बीच मित्रता, बातचीत और सौहार्द लाने के लिए प्रसिद्ध हेस्टी पुडिंग क्लब में सक्रिय था। हेस्टी पुडिंग अमेरिका का पारंपरिक पकवान है जो हलवे की तरह का होता है और मक्के के आटे और दूध से बनाया जाता है। वो फुटबॉल टीम में भी शामिल था। वो समलैंगिक अधिकारों की आवाज उठाने वाली पत्रिका द एडवोकेट का प्रकाशक और हार्वर्ड कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट्स द्वारा निकाले जाने वाला कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स के एकमात्र दैनिक अखबार द हार्वर्ड क्रिम्सन का विज्ञापन प्रबंधक भी था। गेट्स और बाल्मर के बीच मित्रता का सबसे बड़ा कारण था उन दोनों की विशेष तीव्रता।
वे एक साथ ऊंची आवाज में बातें करते थे, तर्क वितर्क करते थे, अध्ययन करते थे, धमाल करते रहते थे और दोनों एक साथ फिल्में देखने भी जाते थे।